क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 19 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सारे नोटिफिकेशन वीडियो के और या PDF, ठीक है, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। एकदम फ्री है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं UPSC UPPCS, ठीक, के जो है 2022 मेंस, 2023 का तो फाउंडेशनल कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ, ठीक। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, डाउट डिस्कशन, मतलब कि आपका कुछ भी डाउट है स्टडी संबंधित, उस वाले ग्रुप में आप जुड़ गए तो आपको जो है कितने भी डाउट है आप उसको आपको ज़रूर आंसर मिलेगा वहाँ पर, ठीक। ये इसलिए कि कई जगह लोग फंस जाते हैं, उनको कोई वहाँ पर पूछने वाला मिलता नहीं, कोई डाउट क्लियर भी करते हैं तो कर नहीं पाते हैं। कई लोग क्या होता है कि वो गूगल किया, वहाँ पे जो लिखा हुआ वो पढ़ दिया और खाना पूर्ति हो गई। तो इसलिए डाउट डिस्कशन भी कभी एक अलग से डिमांड पे खोला गया है ताकि आप लोग के डाउट वहाँ पे सॉल्व किया जाए आसान भाषा में, कम्प्रिहेंसिवली, ठीक। तो इन सब पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, UPSC UPPSC BPSC और 10 स्टेट PC एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से, ठीक। तो कोविड जो है आपको पता है कि एक वायरस से होता है और वायरस फैलने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि कॉफिंग है, खांसी आ रही है, स्नीजिंग है, छींकना, बातें करना, गाने, कुछ भी कर लो, हवा में वो तैर गया वायरस तो जो है मतलब कोरोना फैल जाता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी है, बताया है कि जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हवा फूंकते हैं हम जिसमें, ठीक, मान लीजिए इस बच्चे को कोविड है तो इसने हवा फूंकी तो ये जो है और हवा से निकल के वायरस फैल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ इन्होंने और जोड़ दी कि जो ब्रास की यानी कि पीतल की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे और ज़्यादा तेज़ी से कोरोना वायरस फैलता है, ठीक। बस एक चीज़ ये ब्रास वाली इन्होंने जोड़ दी है, नथिंग मोर स्पेशल अबाउट इट, ठीक है। अगला टॉपिक है काला अजहर, यानी कि काला अजहर इसको इंग्लिश में एक्चुअली ब्लैक फीवर बोलते हैं। और अभी बंगाल की 11 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 65 लोगों को काला अजहर हो गया और कुछ हफ्तों में ही। और यहाँ इसको काला अजहर देखिए एक्चुअली है क्या, समझो। काला अजहर का इसको ऐसे लिख लिया और इसका नाम विशरल लेशमैनियासिस भी होता है, ठीक। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम सिंपल ये समझेंगे कि ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, फंगी नहीं है, ये है प्रोटोजोआ पैरासाइट, परिजीवी है, प्रोटोजोआन पैरासाइट है। इस पैरासाइट को इंसानों में पहुंचाने के लिए एक मक्खी होती है, सैंड फ्लाई, ठीक। तो वो जो है आपके शरीर पे बैठ जाए किसी तरीके से, जो है प्रोटोजोआ पैरासाइट को जो है छोड़ देती है और उस पैरासाइट की वजह से आपको एक काला अजहर बुखार होता है, ठीक है। तो ये है सैंड फ्लाई, एक्चुअली इसका कैरियर है, सैंड फ्लाई जो है इसको लेके जाता है। और ये जो पैरासाइट है इसको लेशमैनिया डोनोवनी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो सैंड फ्लाई है, अब ये मक्खी ना हो तब भी हम बच सकते हैं। तो ये कहाँ पे होती है, ज़्यादातर जो कीचड़ भरे घरों में, गरीब घरों में और दरारों में, वहाँ पे पाई जाती है। और WHO ये बताता है कि दुनिया में 3 तरीके के लेशमैनियासिस होता है, ब्लैक फीवर होता है, जिसमें से काला अजहर सबसे खतरनाक है, ठीक। और ज़्यादातर ये गरीब लोगों को होता है, जो कुपोषित हैं उनको होता है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट वाले लोगों को होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, पुअर हाउसिंग, खराब आवास होने की वजह से भी लेशमैनियासिस हो जाता है काला अजहर। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तब भी हो जाता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो तो क्या क्या नहीं हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। एक बड़ी बेहतरीन इसमें फैक्ट हम देखने को मिला है, ठीक। GS पेपर फर्स्ट में अर्बनाइजेशन करके भी एक टॉपिक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है, WHO ने बोला है, फैक्ट है कि लेशमैनियासिस जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस, पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक, या फिर शहरीकरण, अर्बनाइजेशन को भी इन्होंने एक कॉज बताया है लेशमैनियासिस होने का। तो इसको भी आप लोग जो है लिख सकते हो। मान लो कहीं पूछता है अर्बनाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स, तो कॉन्स में एक लेशमैनियासिस, काला अजहर आप बता सकते हो, ठीक।
2020 के आंकड़े अगर आप देखो तो 90% नए केस WHO ने बोला सिर्फ 10 कंट्री से आए थे। वो कंट्री में इंडिया भी है, चाइना भी है, ब्राज़ील भी है, और मतलब ब्रिक्स में से ये 3 हो गए। इसके अलावा दो अफ्रीकन है सारे सारे, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री, इथियोपिया, इरिट्रिया, केन्या, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, यमन, ये वेस्ट एशियन कंट्री हो गई यमन, ठीक, जहाँ पे हूती ट्राइब्स, आप लोग को पता होगा हूती ट्राइब्स, जिनको बोला जाता है कि ईरान इनको सपोर्ट कर रहा सऊदी के खिलाफ में, ठीक। इंडिया में डिजीज़ एंडेमिक यानी स्थानिक है, जहाँ पर रहती है डिजीज़, वो कौन कौन सी जगह हैं इंडिया का, जो आप अगर ऐसे देखो, ठीक, तो ये जो एरिया है ना आपका यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक, तो ये एरिया ईस्टर्न वाला जो है यहाँ पर काला अजहर एंडेमिक है, स्थानिक है, ठीक है। अगला टॉपिक है पिगमेंटेड कार्टिनॉइड्स यानी कि रंजित कार्टिनॉइड। अब ये फल फूल आप देख रहे हो चमकीले, इसका महत्व है इस वाले टॉपिक में। एक्चुअली आपने सुना होगा ये ज़रूर कि महिलाएं जो हैं आदमियों से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन उनको ज़्यादा जो है बीमारियां भी होती हैं वीमन को। अब यहाँ पे इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है इसने रिसर्च करी और इसने बताया कि ये इसलिए इलनेस होती है क्योंकि इन लोग की डाइट अच्छी नहीं है, और डाइट अच्छी करने के लिए जो चमकीले पदार्थ वाले, चमकीले रंग वाले जो ये फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, इनको अगर खाएं महिलाएं तो इनकी जो है इलनेस कम हो सकती है। और इनको क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड कार्टिनॉइड्स, जैसे कि स्पिनच, पालक, यम, ठीक है, और पालक हो गया, तरबूज, आपका ये बेल पेपर, ठीक है, टमाटो, ऑरेंजेस, कैरेट, ठीक। तो ये ब्राइट कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल है, और ये जो है महिलाओं की विजुअल और कॉग्निटिव लॉस से रोकता है, ठीक। विजुअल देखने की, दृश्य और संज्ञानात्मक हानि को रोकने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यूमन जो है उनके पास आपने देखा होगा कि फैट ज़्यादा होता है मैन के कंपैरिजन में। इन जनरल बता रहा हूँ, कई सारी लड़कियां जो है बढ़िया अपना जिम विम करके जीरो फिगर मेंटेन करती हैं, बट वैसे ऑन एंड जनरल बता रहा हूँ मैं कि मोर बॉडी फैट होता है मेन से। ये फैट एक्चुअली उनको मदद करता है, एक तरीके का इसमें क्या चीज़ें होती हैं वसा में, विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ जो है उसका सिंक होता है, ठीक, और ये मदद करता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन ये जो फैट है, ये जो विटामिन मिनरल है, ये इनकी रेटिना, आँखों से संबंधित और ब्रेन से संबंधित जो है नहीं अवेलेबल हो पाता है विटामिन मिनरल, जिसकी वजह से इनकी डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। उन डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए, रोकने के लिए जो है ये कार्टिनॉइड्स की बात करी जा रही है। पिगमेंटेड कार्टिनॉइड एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपका दो स्पेसिफिक इन्होंने कार्टिनॉइड बताए, ल्यूटेन और जीजैंथिन, ठीक। तो ये जो है आईज, आंखों के और ब्रेन की जो है बढ़िया देखभाल रखते हैं। इसमें एक उत्तक होता है, विशिष्ट उत्तक टिश्यू, वो आई और ब्रेन को सही रखता है। तो मेन चीज़ देखिए ये बताइए यहाँ पर कि महिलाएं जो है मेन से ज़्यादा जीते तो हैं, लेकिन इलनेस ज़्यादा रहती है, और इलनेस में मान लीजिए जो भी उनका फैट होता है, इसमें विटामिन मिनरल होते हैं, वो सब उनकी प्रेगनेंसी के लिए काम आता है। और जो उनकी इलनेस है ज़्यादातर वो क्या है कि आँखें, आई और कॉग्निटिव यानी कि जो ब्रेन के फंक्शन है उसमें काफ़ी दिक्कतें उनको रहती हैं। तो इनको सही करने के लिए आपको जो है कार्टिनॉइड, जो पिगमेंटेड कार्टिनॉइड हैं, उनको लेने की आवश्यकता है। ये चीज़ इसमें मेन पूरा समरी बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज दनावल यानी कि वाइल्ड फायर, जंगल की आग। यूरोप में जंगल की आग बहुत खतरनाक तरीके से चल रही है, और कुछ एक कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्पेन, ग्रीस और फ्रांस, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वाइल्ड फायर फैली हुई है। और एक बार जंगल की आग फैलती है ना तो जो है बहुत तेज़ी से, मतलब एक जगह से जिधर हवा ले जाती है उधर पूरा जो है जलता ही रहता है, ठीक है। बहुत नुकसान होता है, बहुत फ्लोरा एंड फौना का नुकसान होता है, ठीक। इसके ये मतलब क्यों हो रही है वाइल्ड फायर, इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? तो देखो पहले उन्होंने बताया कि वाइल्ड फायर होने के कुछ कारण है, जैसे कि कुछ सही क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हो? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जो कि मॉइस्चर, पूरी नमी पूरी चूस जाए, ठीक, और जो पत्ते वत्ते हैं सब सूखे पड़े हों, ठीक, उसको वो एक तरीके का फ्यूल बन जाए। जैसे खाना वाना पकाने के लिए भी तो वहीं सब सूखी लकड़ियाँ आप यूज़ करते हो ना, वैसे ही जो है जंगलों में पड़ी रहती हैं, पत्ते बिल्कुल सूखे टाइप के, ठीक,
और एक कोई स्पार्क मिल जाए। वो स्पार्क नेचुरल भी हो सकता है, जैसे ठंडा मतलब लाइटनिंग वाइटनिंग बिजली पड़ गई, या फिर कोई अपना जो है सुट्टेबाज गया वहाँ पे और वहाँ पे उसने सुट्टा फेंक दिया और अपना चला वहाँ से, उससे भी आग लग जाती है। होता है ऐसा, कोई लोग खेती वेती में भी जो आग लगाते हैं जंगल के बगल में, वो फैल जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है वाइल्ड फायर बढ़ी है इधर। ठीक, नेचुरल भी कॉजेज़ हैं और ह्यूमन कॉजेज़ भी हैं। ठीक, तो ये चीज़ें ओवरऑल उन्होंने जो है हर चीज़ किसके ऊपर डाल सकते हो आप, जलवायु परिवर्तन के ऊपर डाल सकते हो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। एक बहुत ही बड़ी सफलता जो है हमारे कर्तव्यों से भारत को मिली है, वो है कि कोविड-19 का जो टीकाकरण है उसमें अब हम लोग ने 200 करोड़ डोजेस लगा दिए हैं। डबल सेंचुरी भाई साहब, डबल सेंचुरी, 2 बिलियन डोजेस लगा दिए हैं 18 महीने में। ठीक, मुझे यहाँ तक याद आ रहा 16 जनवरी 2021 से जो है वैक्सीनेशन चालू हुआ था और अभी तक 200 करोड़ हो चुका है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, इस पिक्चर का उपयोग करते हैं। अगस्त 2021 तक 50 करोड़ हुआ था। सितंबर में जो है आपका ये बर्थडे था नरेंद्र मोदी जी का, इंडिया ने उस दिन 2.5 करोड़ के ऊपर वैक्सीन डोजेस लगाई थी। ठीक, तो बर्थडे अगर पहले होता तो हो सकता और तेज़ी हो जाता। हाईएस्ट एवर है ये एक सिंगल डे में। ठीक, तो मोदी जी का बर्थडे जब होता है तो टीकाकरण बहुत तेज होता है, ये देख सकते हो आप। और 100 करोड़ जो है अक्टूबर 2021 में हुई थी और अब सिर्फ 9 महीने में जो है 100 और लगा दी गई हैं। और नवंबर 2021 से हर घर दस्तक कैंपेन चलाई गई। हर घर दस्तक कैंपेन, ध्यान रखो, जिसमें जो है फर्दर एक्सेलरेट करना था वैक्सीन कवरेज को। हर घर दस्तक इज रिलेटेड टू कोविड वैक्सीनेशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अभी जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि 75 दिन में प्रिकॉशनरी डोज, जो लोग डोज लगा भी चुके हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक 75 दिन में फ्री कोविड प्रिकॉशनरी जो है वैक्सीनेशन दिया जाएगा 18 साल के जो ऊपर है। ठीक, 18 साल या फिर उससे ऊपर है। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी संबंधी एविएशन पैसेंजर चार्टर। अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या हुआ, कोविड की वजह से कई सारी जो स्टाफ हैं वो कम पड़ गए और कई सारी जब कोविड की रेस्ट्रिक्शंस कम हुई तो कई सारे लोग बिल्कुल रिवेंज टूरिज्म पे उतर पड़े। रिवेंज टूरिज्म ये शब्द काफ़ी इस समय न्यूज़ में चल रहा है। इसका मूलभूत जो मतलब है वो बता देता हूँ आपको। रिवेंज टूरिज्म का मतलब ये है कि आपको मतलब किसी समय पे आपको जाना था, उस समय आप जा नहीं पाए। ठीक, तो जब आपको समय मिल रहा है, रिस्ट्रिक्शंस कोविड के हट रहे हैं, तो आप बदले की भावना के साथ में वहाँ पे दौड़ दौड़ के जा रहे हो, रिवेंज ले रहे हो एक तरीके से, तो इसको रिवेंज टूरिज्म बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सभी लोग, तो वैसे ही कुछ हुआ तो उसमें फ़्लाइट स्टाफ कम, फ़्लाइट कैंसिल हो गई और कई बार डिले भी हो गई, कई लोग में जो है गुस्सा भी आया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चार्टर निकाला है। आपको अगर मैं थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करके बताऊं तो जब आपको याद है जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, ठीक, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, तो वो लोग चार्टर निकालते थे कई सारे। ठीक है ना, चार्टर निकालते थे कि नहीं निकालते थे, 1813 का, 33 का, जिसमें ब्रिटिश ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट ये बताती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से रूल करने वाली है। ठीक ना, चार्टर होते थे, वही चार्टर उन्होंने यहाँ पे भी निकाला है, एविएशन पैसेंजर चार्टर संबंधित। तो उसमें यह है कि जो भी पैसेंजर है हवा से उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला, वो उसको ये पता रहेगा कि उसका क्या अधिकार है। अगर कोई डिले होता है, कैंसिलेशन होता है, मिसिंग बैगेज होता है, तो किस तरीके से क्या उसके अधिकार हैं, क्या करना है उसे, ताकि मतलब काफ़ी पीछे दिक्कत हुई थी तो इसलिए। ठीक, अच्छा, वैसे पीवी सिंधु जी ने जो है पहली बार किसी भी भारतीय जो है ने सिंगापुर ओपन जीत लिया है। और मैंने आप लोग को बताया था 4 बार एस आ रहा है, पीवी सिंधु का एस, ठीक, सिंधु वाला, सिंगापुर ओपन, सैयद मोदी इंटरनेशनल और एक एस और बताया था। मतलब ये तीनों खिताब जो है अभी सिंधु ने जीते हैं और अभी लेटेस्ट सिंगापुर ओपन भी जीत लिया। चाइना की एशिया की जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको हराया था, ही यी करके कुछ नाम है, वांग यी, तो उनको हराया। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्पोर्ट से बहुत ही अच्छी खबर है कि मुरली श्रीशंकर केरला के रहने वाले हैं ये, और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है, पूरे दुनिया के एथलीट आते हैं वहाँ पर। तो ये लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं, लंबी कूद, ठीक है ना, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। और ये लॉन्ग जंप के फाइनल में
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में लॉन्ग जंप के फाइनल में आने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक, 8 मीटर लंबी कूद इन्होंने करी थी भाई साहब, 8 मीटर। हालांकि जिस क्वालिफिकेशन राउंड में ये सेकंड रहे, ओवरऑल ये 7th है, बट फाइनल में 8 लोग होते हैं तो उस हिसाब से फाइनल में जगह बनाई। इंडियन एथलेटिक उसमें देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बात है। यूएसए में ओरेगॉन में हो रहा है, ये केरला से हैं और 2000 एथलीट करीबन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में दुनिया से आए हुए हैं। 10 दिन का ये जो है समारोह है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। बाइनियल 2 साल में एक बार होता है, 24 जुलाई को खत्म होगा। ठीक, सिंधु ध्वज देखिए ऐसा है, पनडुब्बी है, सबमरीन है जिसका नाम है सिंधु ध्वज। तो कई सारी क्लास होती हैं सबमरीन की। ठीक, तो ये किलो क्लास है। अब ये मत सोचना कि कितने किलोग्राम का है, तो उसके हिसाब से ये किलो क्लास, कलवरी क्लास को अलग अलग जो क्लासेस है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। डोंट गो इनटू दैट। ठीक, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस के लिए भी। और यहाँ पे देखिए नेवी किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधु ध्वज, इसको डीकमीशन कर दिया गया, मतलब कि सेवा से हटा दिया गया है। इसने 35 हटाया, मतलब इसलिए नहीं किया कि कमी है, मतलब हो गया, इन्होंने पूरे 35 साल सर्विस को दिए। विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया है। अब भारतीय नेवी के पास में कितनी सबमरीन है? 15 कन्वेंशनल पारंपरिक सबमरीन है। कन्वेंशनल मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर दूसरे तरीके से चले, ठीक है। न्यूक्लियर हो तो वो नॉन कन्वेंशनल हो जाएगी। इंडिया के पास में इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन भी है जिसका नाम है अरिहंत। इंडिया के पास में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जिसका क्या नाम है? विक्रांत। मुझे खुद ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, शायद आप लोग को भी होता हो। जो पनडुब्बी है इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड है ये, ठीक, वो अरिहंत है। और जो इंडिजिनियसली हमने एयरक्राफ्ट कैरियर जिसपे कि हवाई जहाज उड़ सकते हैं, वो क्या है? विक्रांत नाम से है। ठीक, विक्रांत नाम से पहले भी था, और लेकिन ये फिर भारत ने अपने से बनाया। अब देखो यहाँ पर ये सिंधु ध्वज जो है, इसमें कई सारी 35 साल का इसने जो है भारतीय नौसेना में अपना काम किया है। तो कई सारे पहली बार जो चीज़ें हुई वो इस पनडुब्बी में हुई, जैसे कि इंडिजिनस सोनार USHUS का जो है संचालन यहाँ पे किया गया। सोनार आप समझते हो? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स मान लीजिए ये जो है सतह है, तो मतलब आपका जो ओशियन की तलहटी है, ठीक, और ये पनडुब्बी है, ठीक है। तो ये यहाँ से मान लीजिए लगा हुआ, तो ये क्या करेगी? साउंड भेजेगी, इसे सोनार के थ्रू साउंड वेव भेजेगी। साउंड वेव जो है टकरा के वापस जाएंगी, तो इनको जो है पता चलेगा कितनी दूरी है और किस डायरेक्शन में कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं, क्योंकि इनको पानी के अंदर चलना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो इसने देखा, यहाँ फेंका, तो ये वापस आया सोनार, तो ये फिर जो है अपना थोड़ा सा ऊपर होके फिर निकल गया। ठीक, तो ये सोनार बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, साउंड वेव। ठीक, और उसमें डॉपलर शिफ्ट होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस देखते हैं। खैर छोड़िए, उतना वो नहीं डीप में जाएंगे। इंडिजिनाइज सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम रुक्मणी, ये हो सकता है अलग से पूछ ले कि रुक्मणी, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि स्वदेशी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बताइए भारत में कौन सा है, तो उसमें नाम दे देगा रुक्मणी, ऐश्वर्या, मधुबाला, इस तरीके से, तो रुक्मणी होगा, ध्यान रखना। ठीक, नेविगेशन सिस्टम, इंडिजिनाइज टॉर्पीडो फायर कंट्रोल सिस्टम, ये सब सिंधु ध्वज में हुए। और भारत में 1987 में सिंधु ध्वज जो है आया था, और ये 10 किलो क्लास की सबमरीन है इंडिया में एक्वायर्ड करी थी, जो कि रशिया से हमने 86 और 2000 के बीच में, उनमें से एक था। अभी अगर आप, अच्छा सिंधु, एक तो ये सिंधु ध्वज है, एक था सिंधु रक्षक। 2013 में क्या था कि ये वो मुंबई में खड़ा हुआ था अपना जो है हार्बर के पास में, और वहीं पे कुछ हुआ और ये डूब गया। ठीक, डूब गया, लोग जो थे वो मर भी गए, पता नहीं चला उनका। उसके अलावा सिंधु वीर भी एक थी, ये 3 की तिकड़ी थी। सिंधु ध्वज डिस्कमीशन हो गया, सिंधु रक्षक जो है डूब गया था, सिंधु वीर को जो है हमने म्यांमार को दे दिया था। ठीक, ट्रांसफर कर दिया था। अभी देखें तो हमारे पास जो सबमरीन है वो 7 रशियन किलो क्लास की हैं, 4 जर्मन HDW सबमरीन है, 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन जो है सबमरीन है। स्कॉर्पियन क्लास बोलते हैं फ्रेंच वाली को, किलो क्लास रशियन, इतना तो याद रख लेना। जर्मन जो है SDW वाले, CAPF वाले में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और हमारी जो खुद की इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड को ये पूरा करता है, मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी था।
तो आप लोग आज कमेंट करके बता सकते हो कि क्या होता है न्यूक्लियर ट्रियाड, ठीक प्लीज़। तो अरिहंत उसका नाम है, वो भी हमारे पास है, हमने खुद बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इससे संबंधित। अगला टॉपिक है फार्म लोन वेवर स्कीम। कई बार आपने सुना होगा कि जब इलेक्शन होता है तो पार्टियां कहती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, कि ऐसा है कि अगर हम पावर में आए तो हम किसानों का, गरीब किसानों का, ठीक, बहुत मिर्च मसाला लगाते हैं, जो है लोन की कर्जा माफ़ी कर देंगे, ठीक, ये कहा जाता है। अब यहाँ पे एसबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें बताया है कि 9 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने 2014 से अब तक लोन वेवर की बात करी थी। 9 स्टेट ऐसे हैं जिसमें से अगर आप देखो तो सबसे अच्छा काम किया है छत्तीसगढ़ ने। जो भी लोग थे लोन, फार्मर्स के जिनके बकाया थे और एलिजिबल थे, उनके लोन 100% छत्तीसगढ़ में कवर कर दिया गया, लोन माफ़ी कर दी गई। आंध्र प्रदेश में 92%, महाराष्ट्र में 91%। लेकिन ऐसे कौन से स्टेट हैं जो बिल्कुल लद्दड़ हैं, जिन्होंने वादा किया, वोट खींचा और उसके बाद भूल गए? वो है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और पंजाब, ठीक है। तेलंगाना में सिर्फ 5% है, गजब है। तो यहाँ पर क्या है कि जो डेटा है वही सब दे रखा है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है कि इन्होंने लोन की माफ़ी नहीं करी? कारण समझ लेते हैं। कारण यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि कुछ फार्मर्स आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा लोन माफ़ करिए, आपने बोला था और हमारा लोन इतना बकाया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा अच्छा भैया ठीक है, एक रिक्वेस्ट डालो। उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी, ठीक, उन्होंने वहाँ से क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और वो फार्मर अपने घर बैठा रहा, वो खेती करे कि रोज रोज गवर्नमेंट ऑफिस जाए, ठीक है, खत्म कहानी। मतलब क्लीन रिजेक्ट कर देना जो भी आइडेंटिफाइड फार्मर्स थे कि तुम्हारा कोई लोन है भी बाकी, ठीक, खत्म हो गई। अगला जो मतलब कितना, मतलब क्या कहें, पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स में ये चीज़ कही जाती है कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू। तो आप अगर ये सोचो कि पॉलिटिक्स से आप दूर हो जाओ तो वो भी नहीं हो सकता। अगर आप मतलब ये चीज़ है कि आपका पॉलिटिक्स से रिश्ता रहेगा जरूर। तो यहाँ पर देखो कैसे झूठ बोल के फिर क्लेम, मतलब सीना चोरी है, सामने सामने मना कर दिया। दूसरा कहा कि भैया पैसा ही नहीं है, निकल लो, कुछ नहीं, अब जो है सब वो पुरानी वाली, कई बार ये बोला गया, मैं बताऊं क्या कहते हैं, पुरानी वाली जो सरकार गई है उसने खजाना सब खा लिया, तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो हम तुम्हारा लोन माफ़ी कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये बात है। अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए भी है, यहाँ पर 52% हुआ है, ठीक। 100 में से 48 लोग अभी भी नहीं पा पाए हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट आई जिसने ये कहा था कि हाँ हम कर्जा माफ़ी करेंगे, जब तक वो कर्जा माफ़ी करते वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी आ गई, तो फार्मर जो है वहीं खड़ा है जहाँ पे पहले था, ठीक। अगला टॉपिक है माल और सेवा कर। माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर अभी जीएसटी की जो है बढ़ा दिया गया है भाई साहब। कई सारी चीज़ों पे नहीं लगता था, उस पे जीएसटी लगा दिया गया है, जिस पे लगता था उस पे बढ़ा दिया गया है, कुछ चीज़ों पे एक आधे पे जो है घटा दिया गया है, थोड़ा बहुत जो है कंपनसेट करने की। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कोई दही बना रहा है, ठीक है, घर पे वो बेच रहा है, प्री पैक्ड बोलते हैं उसको, लेबल्ड लेकिन आइटम है। देखा होगा आपने कि शहर में या फिर सड़क के किनारे या फिर किसी मार्केट में दही वो पनीर रखते हैं, दही रखते हैं, ठीक है ना, आटा रखते हैं पिसा हुआ, लेकिन उसको जो है सादी पन्नी में, ट्रांसपेरेंट पन्नी में बेचते हैं, ठीक, पॉलीथीन में, लेकिन उसके ऊपर लेबल लगा रहता है। तो इस तरीके के जो हैं, जो घर में किसी तरीके से टैक्स लग रहा है, सरकार को चोरी कर ले रहे हैं हमारा, या फिर सरकार को, जब मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि सरकार कभी अपने जेब से कोई पैसा नहीं देती। अगर आपको यहाँ कुछ दे रही है तो दूसरे की जेब से निकाल के ही हम ही लोग से पैसा लेके देगी। सरकार सिर्फ मैनेज करती है, कितना अच्छा मैनेज कर रही है वो बस देखने वाली बात है। सरकार के पास खजाने नहीं है तो वो हमसे ही टैक्स लगाएगी, ठीक। मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा हो अल्लाह होने लगा कि ऑयल और उसके जो है पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे, वहाँ पे घटा दिए गए 10 रुपये, ठीक, तो अब यहाँ पे बढ़ा दिया गया। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि बिस्किट 10 रुपये का है, मोदी भी खाए, सॉरी अंबानी भी खाए, अडानी भी खाए, चाहे कोई भी, मोदी जी भी खाए, ठीक, प्रधानमंत्री जी भी खाए, और चाहे गरीब जिसकी 10 रुपये दिन में इनकम है और जिसकी 10,000 करोड़ रुपया दिन के इनकम हो, दोनों के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स एक समान तरीके से बैठता है, इसीलिए इसको रेट्रोग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं। इनइक्वालिटी को ये बढ़ाता है एक्चुअली, ठीक है।
तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सब पे ही लगना है, सबको देना है, तो वो देंगे। ठीक, तो 5% ऐसे पनीर, आटा और कर्ड पे, दही पे लगा दिया गया है। और हॉस्पिटल को कोई रूम है जिस पे रेंट 5,000 का ऊपर है तो उस पर 5% तक का जीएसटी लगेगा 18 जुलाई 2022 से। ठीक, उसके अलावा होटल का रूम है, 1,000 रुपये तक का टैरिफ है, तो अब आपको देना पड़ेगा जो है 12%। इसके अलावा चेकबुक और वह सारी चीज़ें जो बैंक हैं उस पर भी आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी का। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, नाइफ्स विद कटिंग ब्लेड, मतलब चाकू क्या कटिंग ब्लेड के बिना भी होता है क्या? तो हो सकता है कि शायद आरी ओरी की बात कर रहे हो या जो भी है। तो यहाँ प्रिंटिंग करा लो, ड्राइंग इंक खरीद लो, पेंसिल शार्पनर कटर होता ना वो तक, उस पे एलईडी लैंप, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, सब पे 12% पहले था, अब इस पे जो है बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ठीक, इसमें बोला गया कि इन्वर्टेड ड्यूटी एनोमली है, तो इसको जो है खत्म करने के लिए ये किया गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इनको बताने में बड़ा मजा आता है मुझे, क्योंकि ये नहीं कोई कॉन्सेप्ट जो है, जो जिसने नहीं किया है वो नहीं समझा पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं समझा पाएगा, और पढ़ के समझ नहीं पाए तो क्या समझाएगा। देखो ऐसा होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ध्यान से समझिए, इकोनॉमी के इतने मजा आ जाता है टॉपिक समझाने में क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। देखिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि इंडिया में कोई चीज़ बन रही है, वो बनने के बाद मान लीजिए हुई वो 10 रुपये की, ठीक, सारा टैक्स वैक्स सब मिलाकर, तो आपके पास इंडिया की बनी हुई चीज़ है आई, और एक चाइनीज़ बनी हुई चीज़ है जो कि बन के पूरा जो है वही सेम चीज़ आ रही है इंडिया में 6 रुपये की। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार ये कह रही है, चूंकि यहाँ पर जो फाइनल गुड है वो सस्ता पड़ रहा है, घरेलू जो गुड बन रहा है, ठीक, तो हम यहाँ पे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको बढ़ा देंगे, 4 रुपये और एक्स्ट्रा, मतलब कुछ प्रतिशत में लगा देंगे, दोनों को एक समान लेवल पे ले आएंगे, ताकि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये है कि हमारे फाइनल गुड हम खरीद लें तो ज़्यादा अच्छा ईजी है, जो रॉ मटेरियल के थ्रू हम जो बना रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है, ठीक है ना, तो हम सीधे सीधे फाइनल गुड ही खरीद ले, वो हमें सस्ता पड़ रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी एनोमली को खत्म करने के लिए किया गया है, ऐसा बोला गया। आप समझ ही रहे हो, आप टैक्स तो कलेक्शन हो ही रहा है, ज़्यादा हो रहा है बल्कि। 16 वाटर हीटर 12% लगेगा, ठीक। इसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, रोड, ब्रिज, रेलवे, मेट्रो फैसिलिटी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, क्रीमेटोरियम, जो मतलब मर भी गया उसके लिए भी जो लिए जा रही हैं सर्विसेज दी जा रही है, उस पर भी अब मरने के बाद भी 6% ज़्यादा लगेगा, 18% लगेगा, पहले 12% था, ठीक। तो आपकी मतलब जो शमशान घाट में जाके जो अब आग भी आपको दी जाएगी वो भी महंगी हो गई है, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ ट्रक एंड गुड्स कैरियज, तो ये एक सस्ता हुआ है, पहले 18% था, 12% हो गया। आप समझ नहीं पाओगे क्या चीज़ है, नहीं समझ पाओगे। जितने आपने ट्रक वक चलते हैं ना, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो सब, उनके लिए है ये, या फिर आप कोई भी रेंट पे लेते हो ट्रक या फिर गुड्स कैरियज जो माल ढोने वाली होती हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी जुड़ी होती है। समझ में आया? कुछ नहीं आएगा। वो 12% अब कर दिया गया, पहले 18% था, बहुत अच्छी बात है। और ये जो हमारे पेड कोर्सेज हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। मार्केटिंग थोड़ी सी फिर से कर लेते हैं। यूपीएससी 2022 मेंस, यूपीपीसीएस 2022 मेंस, 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम यानी काउंसलिंग गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है ये पूरा, ठीक। 1-to-1 है। इसमें स्टडी प्लान भी आप हर बच्चे के अनुसार अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि वन शू फॉर फिट ऑल वाली चीज़ है, एक जूता मतलब लिया और सबको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं, ठीक। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो है कि 20 जुलाई से यूपीएससी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंबाइंड कोर्स, यानी 15 महीने से ज़्यादा कोर्स जो है 2023 के लिए 20 जुलाई से चालू हो रहा है। आखिरी के लिए मत वेट करिए, मैं बता रहा हूँ, मेरा सिस्टम वो मनी कलेक्शन वाला नहीं है। अगर यहाँ पर 2 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, जितने लोग भी आ गए हैं, मैं तब भी उनको उतनी ही मेहनत के साथ पढ़ाऊँगा जितना जो है। लेकिन आखिरी होता क्या है, कई लोग ये सोच के बैठते हैं कि 2-3 महीने में आखिरी में हम तैयारी कर लेंगे। तो देखो ये शॉर्टकट नहीं चलने वाला। अब फिर जब शॉर्टकट होता है तो फिर आप फंस जाते हो। कई लोग बताएंगे हमने जो मटेरियल है वो बहुत कम कर दिया है, सिलेक्शन मटेरियल बना दिया है, मतलब वो एक कोई जादू की छड़ी वो बनाते हैं, उसमें वो आपको जो है मटेरियल देते हैं और आप बस तुरंत ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके से होता तो बुक स्टोर वालों का ही हो रहा होता। तो आप ये क्यों करते हो कि आखिरी में के लिए, अगर आपकी प्रायोरिटी पे ये है
और आप लोग चाहे वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, मैं कह रहा हूँ, तो अभी से ज्वाइन करोगे तो आपको 3 से 4 घंटे देना पड़ेगा मात्र। लेकिन आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल आखिरी में 1 महीने की छुट्टी लेके आप असंभव काम को मतलब पूरा करने के चक्कर में जो है, जो कि होना ही नहीं है, ठीक, और फिर आप फंसोगे। तो उसकी जगह अभी से करो, 3-4 घंटे रोज देना है सिर्फ, वर्किंग प्रोफेशनल तब भी। तो ये आपका एक कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी हो रही है भाई, ये कोई नहीं करा सकता इस तरीके से 1-2 महीने में, कोई नहीं। जो करा रहा है बेवकूफ बना रहा है, ठीक। रेवड़ी कल्चर कल पढ़ाया था ना मैंने आपको, मोदी जी ने भी बता दिया, ये फ्री बीज वाला जो होता है ना, आपको लगता है फ्री मिल रहा है, लेकिन आपका जो बहुमूल्य कीमती समय है नष्ट किया जा रहा है, नष्ट। और समय से बड़ी कीमती चीज कोई नहीं है। फ्री के चक्कर में बिल्कुल विदाउट एनी गाइडेंस, अगर सब कुछ अगर फ्री से ही हो रहा है तो फिर कोचिंग अपनी बंद कर दो ना। जब सब कुछ फ्री से ही हो रहा है तो क्यों नहीं करते भाई। तो देखो, देयर आर नो फ्री लंचेस, रेवड़ी कल्चर है, ठीक है ना। फ्री की वो ऐसे दे के और फिर जो है पैसा वो घसीटते हैं, तो वो चीज़ें मत चक्कर में रहो। ऑर्गेनाइज्ड क्वालिटी 1-to-1 काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटोरशिप, डाउट डिस्कशन, टेस्ट, डेली इंप्रूवमेंट, ये जहां पे हो रहा हो वहां जाओ, ठीक, वहां जाओ। अगर आप ऐसा नहीं है, टीचर से आपको कभी धूड़े नहीं मिलता, आपके ऊपर खाली 1000 पीडीएफ जो है सीधे बौछार कर दी जाती है, और आप ये सोचते हो कि आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, मटेरियल मिल गया, अब मैं बनूंगा आईएएस एसडीएम, ठीक। जब तक आप उसको खोल पाते हो तब तक ताड़ 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 5-6 जो है पीडीएफ आपके ऊपर और गिरती हैं आके, आपको लगता है अरे ये क्या हो रहा है। तो वो पीडीएफ की अतिवृष्टि हो जाती है वहां पर, आप उसके फ्लड में डूब जाते हो। जब तक उबरने की कोशिश करते हो तब तक 5 साल निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा कि काफ़ी चकाचौंध है। उस चकाचौंध में जो है अंधे होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग और अपनी जो है विवेक का इस्तेमाल करिए, और फिर आगे समझिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये बात है। बाकी मेंस आंसर राइटिंग, जीएस डेली देखिए ये भी, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल भी है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सिर्फ करंट अफेयर के डिस्कशन डाउट जो है क्लियर किए जाएंगे। ओवरऑल डाउट डिस्कशन करने के लिए आप हमारे जो है स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 500 रुपये प्रति मंथ का है ये। कैसे भी डाउट हो, कहीं से भी स्टडी संबंधित है, 1-to-1 आप लोग को बताया जाएगा। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, यूपीआई है, क्यूआर कोड है, आप कर सकते हैं। 2023 वाले का जो है सिर्फ उसका जो है आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है, इनिशियली 5,000 रुपये देके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 तारीख से चालू है, ठीक। तो ये मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट वॉटकट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टकट देखिए 30 दिन 15 दिन वाले जो लोग करा रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे आपको संतुष्टि नहीं मिलती, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक, तो आप उनसे पूछ जरूर लेना कि भैया तुम कर सकते थे क्या 30 और 15 दिन में। मैं कहता हूँ ये लोग जो बता रहे हैं ना, ये अपना पूरा मटेरियल पढ़ के भी नहीं कर सकते, ठीक। अगर ऐसा करना होता तो 8 साल से चला रहे हैं, कर लिया होता, नहीं कर पाए, ठीक है। एक बार नहीं कर पाए, इन्होंने कुछ नहीं निकाला, सिर्फ जो है गरीबों के जो है उनका टाइम निकलवाया है, ठीक, और जो है गरीबों से पैसे, उनकी जेबों से पैसे निकलवाए हैं। बहुत बहुत गलत काम किया है, ठीक है। तो ये सब चक्कर में मत पड़ो, जो है अपना क्वालिटी साथ में एक बार में निकालो एग्ज़ाम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए जो मोटिवेशनल कोट है और जो क्वेश्चंस हैं वो है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठीक। तो कहते हैं ना कि दिमाग जो है बादाम खाने से नहीं बढ़ता है, ठोकर खाने से बढ़ता है। तो जब तक आदमी को चोट नहीं पड़ती ना, तो कई लोग जो है जब चोट खा जाते हैं तब वो बेचारे समझ में आता है कि यार हम कहाँ चकाचौंध में चले गए थे। खैर, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कि ब्रास सिटी इन इंडिया, भारत में पीतल नगरी किसे बोलते हैं। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक या फिर वैधानिक निकाय है, कमेंट करके आपको बताना है। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ मैं, यहाँ ये चकल्लसबाजी मत करना कि अब इसको हिंदी में भी लिख के दे दीजिए, ठीक है ना। तो अगर इतना ही ज़्यादा आपको वो है तो आप जो है टाइप करके ट्रांसलेट कर लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे डाल पाऊँ, ठीक। तो मतलब ये इतना तो आपको वो करना ही पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा पेड ग्रुप आप ज्वाइन करने के बाद भी अगर मैं रोज डेली टास्क दे रहा हूँ आपको, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो मैं नहीं एग्जाम में बैठ पाऊंगा आपकी जगह, आपकी ही सेल्फ स्टडी करनी है। तो जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी माल और सेवा कर परिषद एक संवैधानिक या फिर वैधानिक निकाय है, बताइए। इससे शुद्ध नहीं हो सकती हिंदी यहाँ पर, मैंने खुद सीखी है ये, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ,
लेकिन करना है तो करना है, अगर नहीं करना है, हर कुछ चीज़ें खाली हाथ में चाहिए ना आपको, कि नोट्स ना बनाने पड़े, कोई मटेरियल खाली ये बोल दे कि संरक्षण मटेरियल और आपके हाथ में आ जाए, नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कितने में से कोई छाप दे, कितने भी जो है कुछ कर ले, नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी बाद में, विद राइट गाइडेंस और ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन। फार्म लोन, ये मेंस का क्वेश्चन है आज के लिए, जो मेंस के मॉड्यूल में हमारे जुड़े हुए हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। फार्म लोन वेवर इज गुड और बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। जो ये कृषि वाला जो कर्जा माफ़ी वाला जो एक पहल चलवाई है ये पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है गलत है, कमेंट टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन से जो निम्नलिखित जो कथन है वो कौन से सही हैं या गलत हैं, ठीक। प्रोजेक्ट 15B इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉय, ट्रू या फॉल्स। प्रोजेक्ट 17A इज रिलेटेड टू फ्रिगेट, ट्रू और फॉल्स। प्रोजेक्ट 75I यानी इंडिया इज रिलेटेड टू सबमरीन, ट्रू और फॉल्स, ठीक। प्रोजेक्ट 28 इज रिलेटेड टू कॉर्वेट, ठीक, ट्रू और फॉल्स। ये इतने प्रोजेक्ट ना जो लोग को आता नहीं, खाली चेपा चापी करते हैं, कभी इतने एक साथ में देखे भी नहीं होंगे उन्होंने। मैंने कई जगह पढ़े हैं, याद है, खोल के ढूंढ कर निकाल कर फिर आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझना चाहिए कि आपको व्यापारियों के पास जाना है कि एक शिक्षक के पास जाना है जिसने खुद एग्जाम देकर निकाले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।